हेलो एवरीवन, आई एम एजुकेटर अमित। आई बी टीचिंग सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग। अभी ये पावर शेयरिंग का जो चैप्टर है, ये इसमें जो कंट्री की जो पावर होती है, ठीक है, वो कैसे अलग अलग कम्युनिटीज में शेयर होती है, इसके बारे में पढ़ने वाले। और दो कंट्रीज का एग्जाम्पल ये चैप्टर में हम लोग देखने वाले। एक है श्रीलंका और दूसरा है बेल्जियम। श्रीलंका और बेल्जियम के दोनों केस स्टडीज दिए हुए हैं कि कैसे ये दोनों जो कंट्रीज है कैसे अपनी पावर शेयर करते हैं, कौन सी कंट्री पावर शेयर करने की वजह से सक्सेसफुल हो जाती है और दूसरी जो कंट्री है वो कैसे फेल हो जाती है। पावर शेयरिंग के बाद जो श्रीलंका में जो सिविल क्राइसिस हुए थे, सिविल वॉर जो हुआ था, ये सिविल वॉर ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले। और जो एडवांटेजेस है पावर शेयर करने के, किसी भी कंट्री में पावर अलग अलग कम्युनिटीज में क्यों शेयर करनी चाहिए, उसके भी एडवांटेजेस, उसका इंपॉर्टेंस हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले। बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक। अभी जो पावर शेयरिंग होता है, पावर शेयरिंग बस डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिक्टेटरशिप होता है। डिक्टेटरशिप मतलब आज प्रेजेंट जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया जो किम जोंग यून है, वो क्या करते हैं, वो डिक्टेटर है वहां के। फिर उसके बाद मोनार्की एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सऊदी अरेबिया एक मोनार्की कंट्री है जहाँ पे उनका जो प्रिंस है वो मोहम्मद बिन सलमान है, वो पूरे कंट्री को चलाता है, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। जो डेमोक्रेसी होती है ये लोग खुद चलाते हैं, इसमें ही पावर शेयरिंग देखा जाता है। जो पावर शेयर है या पावर शेयरिंग का जो फीचर है वो बस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखा जाता है, जहां पे अल्टीमेट जो पावर होती है वो किसके पास होती है, लोगों के पास होती है। We know that in a democracy all power does not rest with any of the one organ of the government। अभी यही डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो लोगों के पास होती है, लोगों के पास वोटिंग का अधिकार होता है। पर इंडिया का जो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बस इंडिया की बात नहीं, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और ये अल्टीमेट पावर जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर है वो 3 ऑर्गन्स में डिवाइड करती है। अगर इंडिया की भी बात करो तो इंडिया का जो पावर है ये 3 ऑर्गन्स में बटा हुआ है। पहला है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। अभी ये 3 जो पावर्स है इंडिया की, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ताकत है, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेजिस्लेचर मतलब इसमें जो लॉ मेकिंग बॉडीज है वो आ जाती है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव मतलब जो एक्चुअली कंट्री चलाने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने मोदी जी है और उनका जो कैबिनेट है, इसको हम एग्जीक्यूटिव बोलेंगे, ये एक्चुअली कंट्री चलाने का काम करते हैं। और लास्ट है जुडिशरी मतलब यहाँ पे सारे जो झगड़े होते हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो सॉल्व होते हैं। तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, हाई कोर्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं, सारे कोर्ट जो होते हैं वो जुडिशरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की जो ताकत है या किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की जो ताकत है, ये 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। And intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये पावर शेयरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ये जो पावर ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ये जो पावर है ये एक दूसरे में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। मतलब जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, जो एग्जीक्यूटिव वो लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो इंटरफेयर कर सकता है कुछ पॉइंट्स तक। कुछ जो लॉज होते हैं, कुछ जो सेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए, वो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो इंटरफेयर कर सकता है। द स्टोरीज ऑफ द बेल्जियम एंड श्रीलंका टेल्स अस हाउ द डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर द पावर शेयरिंग। अभी 2 कंट्रीज का जो एग्जांपल हम देखने वाले हैं, एक है श्रीलंका और दूसरा है बेल्जियम। तो ये केस स्टडी से हम लोग समझेंगे कि जो पावर शेयर करना है, ये पावर शेयर करना क्यों जरूरी है, ठीक है। अभी पहला एग्जांपल है बेल्जियम का। अभी बेल्जियम एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप में है, ठीक है। बेल्जियम कंट्री है जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। अभी ये जो बेल्जियम जो कंट्री है ये हरियाणा से भी छोटा है। ये मैप में आप लोग देख सकते हो, ये बेल्जियम कंट्री है, ठीक है। ये बेल्जियम है पूरा, ठीक है। उसका कैपिटल है ब्रसल्स, ठीक है। अभी ये हरियाणा से भी छोटा कंट्री है। इसकी पॉपुलेशन जो है वो बस 1 CR है, 1 करोड़ पॉपुलेशन है। और इसका जो बॉर्डर्स है, ये जो बेल्जियम है ये बॉर्डर शेयर करता है जर्मनी के साथ, नेदरलैंड के साथ, ठीक है, फ्रांस के साथ और लग्जमबर्ग के साथ। ये कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। द कंट्री हैज अ कॉम्प्लेक्स इथनिक पॉपुलेशन। अभी इथनिक पॉपुलेशन मतलब क्या, एक स्पेसिफिक कल्चर एक स्पेसिफिक एरिया में जब डेवलप हो जाता है उसको इथनिक पॉपुलेशन बोलते हैं। तो वो कल्चर में अलग अलग रिलीजन के लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक इथनिक पॉपुलेशन के लोग एक ही रिलीजन के होने चाहिए, अलग अलग रिलीजन के एक ही इथनिसिटी के लोग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट में जो लोगों का कल्चर है वो अलग है। राजस्थान के लोगों का जो कल्चर
कल्चर है वो बहुत अलग है। उसके बाद जो यूपी बिहार का जो एरिया, वहां पे लोगों का जो कल्चर है वो अलग है। लोग भले अलग अलग रीजन के वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, पर उनका जो कल्चर है वहां पे, महाराष्ट्र में सभी लोगों का कल्चर क्या है, सेम है। राजस्थान में सभी लोगों का, सब रिलीजन का कल्चर क्या है, सेम है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इथनिक पॉपुलेशन बोला जाता है। अभी इथनिक का मतलब भी देख लेते हैं। और सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर, मतलब एक सोशल डिवीजन हो जाता है शेयर्ड कल्चर पे। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम ethnic group believe in their common descent because of the similarities of the physical types of culture। मतलब ये फिजिकल टाइप्स ऑफ जो कल्चर होते हैं उसके बेसिस पे ये कल्चर का क्या होता है, बाइफर्केशन होता है। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी, उनका सेम रिलीजन होने की कोई जरूरत नहीं एक इथनिसिटी होने के लिए। अभी कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन बेल्जियम। अभी बेल्जियम जो कंट्री है, ये जो मैप आपको दिख रहा है ये बेल्जियम का है, ठीक है। बेल्जियम जो कंट्री है उसका मैप है। अभी बेल्जियम में जो नॉर्थ का जो पोर्शन है ये नॉर्थ है। बेल्जियम जो है ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ का पोर्शन है, ये साउथ का पोर्शन। अभी बेल्जियम में जो नॉर्थ का पोर्शन है इसको बोला जाता है फ्लेमिश एरिया। ये जो नाम है ये एरिया का वो है फ्लेमिश। और जो साउथ है इसका नाम है वेलोनिया। वेलोनिया यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फ्लेमिश रीजन और ये वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन, ये है फ्लेमिश रीजन और ये है वेलोनिया रीजन, ठीक। अभी जो नॉर्थ का जो पोर्शन है, जो फ्लेमिश का जो रीजन है, नॉर्थ के पोर्शन में जो पॉपुलेशन है वो 59% जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, 59% डच स्पीकिंग लोग है। कौन से लोग हैं, डच स्पीकिंग। और जो साउथ है, जो वेलोनिया का एरिया है, उसमें 40% जो पॉपुलेशन है वो कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग लोग है। और यहाँ पे जो बॉर्डर्स आप लोग देख सकते हो, ये बॉर्डर्स जो है यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, जर्मन स्पीकिंग। और ये जो छोटा आपको ये पोर्शन दिख रहा है ये कैपिटल है बेल्जियम का, इसका नाम है ब्रसल्स। अभी जो ब्रसल्स है कैपिटल है बेल्जियम का, ये बेल्जियम के कैपिटल में भी जो पॉपुलेशन इथनिसिटी है वो अलग अलग है, ठीक है। अभी बेल्जियम यहाँ पे आपने देख लिया, बेल्जियम का कॉम्पोजिशन देख लिया। अभी बेल्जियम का जो कैपिटल है, जो कैपिटल की मैं बात कर रहा था, उसमें 80% जो लोग है, 80% बेल्जियम, ब्रसल्स की बात करें, कैपिटल की ब्रसल्स की बात करें, 80% जो है वो कौन से लोग हैं, फ्रेंच लोग हैं। और 20% जो है कैपिटल सिटी में रहते हैं वो डच लोग हैं। मतलब यहाँ पे डोमिनेंस सबसे ज्यादा किसका है, फ्रेंच का है। अभी फ्रेंच जो कम्युनिटी है यहाँ पे बेल्जियम में, ये बहुत ज्यादा वेल्दी कम्युनिटी है, बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, पॉलिटिकली वेरी स्ट्रांग है, ठीक है। और जो ब्रसल्स जो कैपिटल है बेल्जियम का, उस पर डोमिनेंसी किसका है, फ्रेंच लोगों का, क्योंकि वहां पे उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है और वो पैसे से भी ज्यादा वेल्दी है, ठीक है। डच स्पीकिंग कम्युनिटी पीपल आर इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अभी कैपिटल ब्रसल्स की अगर बात करें तो डच यहाँ पे क्या हो जाते हैं, माइनॉरिटी हो जाते हैं, और जो फ्रेंच है वो क्या हो जाते हैं, मेजोरिटी हो जाते हैं। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिच एंड पावरफुल। अभी जो फ्रेंच है वो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, पावरफुल है, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है। दिस लेड टू द टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। अभी इसी की वजह से क्या होने लग गया है, जो डच है और जो फ्रेंच लोग हैं ये दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि फ्रेंच जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, रिच थे, और जो डच थे वो माइनॉरिटी में थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे बेल्जियम में क्रिएट होने लग गई। अभी नेक्स्ट देखते हैं श्रीलंका का एग्जांपल। अभी श्रीलंका जो कंट्री है ये एक एशियन कंट्री है, इंडिया के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करती है। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। आइलैंड नेशन मतलब ये ऐसा आइलैंड होता है जो वाटर से चारों तरफ से घिरा होता है, दैट इज आइलैंड नेशन। और ये जो ऑन द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अभी जो श्रीलंका है उसका पॉपुलेशन कितना है, 2 करोड़ पॉपुलेशन है। और श्रीलंका में भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डाइवर्स है, मतलब अलग अलग इथनिसिटी के लोग श्रीलंका में एग्जिस्ट करते हैं। अभी श्रीलंका जो है, श्रीलंका में सिनालीज लोग जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सिनाली स्पीकर्स है वो 74% उनका जो पॉपुलेशन है वो देखने को मिलता है। और जो तमिल स्पीकर्स है उनका 18% है। अभी ये तमिल स्पीकर्स में दो है, एक इंडियन तमिल्स है और एक श्रीलंकन तमिल्स है। कौन है, एक इंडियन तमिल्स और एक श्रीलंकन तमिल्स। अभी जो इंडियन तमिल्स है वो श्रीलंका में कैसे पहुंचे, ब्रिटिशर्स की वजह से। ब्रिटिशर्स जब इंडिया को उन्होंने कॉलोनी बनाया था, तो श्रीलंका में इंडियन में जो जितने भी तमिल लोग थे वो वहां पे एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने उनको श्रीलंका में लेके गए, तो उसकी वजह से जो इंडियन पॉपुलेशन है वो श्रीलंका में भी एग्जिस्ट करती है। 2 सब ग्रुप्स ऑफ विच वेर तमिल नेटिव्स में जो श्रीलंकन तमिल्स है वो 13% है, मतलब बाकी के जो 5% है वो क्या है, इंडियन तमिल्स है। इंडियन तमिल्स 5% है और श्रीलंकन तमिल्स 13% है। और जो सिनालीज है वो श्रीलंका में क्या है, ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। रिलीजियस कॉम्पोजिशन। अभी रिलीजियस कॉम्पोजिशन क्या है श्रीलंका में, जब हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, श्रीलंका की जब हम बात करें तो इनमें कौन से रिलीजियस आते हैं। जो सिनाली स्पीकर्स है वो बुद्धिस्ट है, ठीक है।
और हिंदूज और मुस्लिम्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो 18% है, और क्रिश्चियंस भी है जो क्या है 7% है, जो सिनालीज भी हो, जो तामिल भी हो सकते हैं और सिनालीज भी हो सकते हैं। Just imagine what would happen in the situation like in Belgium, the Dutch community could take the advantage of its numeric majority and force it on the French and the German speaking population. अभी बेल्जियम में ये कंट्रीज का इतनी कॉम्पोजिशन हम लोगों ने देखा कि बेल्जियम में जो फ्रेंच है वो ज्यादा डोमिनेंट है, कुछ जगह पे जो है वो डच ज्यादा डोमिनेंट है। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे जो भी कम्युनिटी ज्यादा डोमिनेंट है, अगर वो दूसरे कम्युनिटी को अगर तकलीफ दे और ये अपने हिसाब से वो रूल्स बनाए, अपने हिसाब से कंट्री को चलाए, तो वो दूसरे कम्युनिटी को कैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर, दिस कुड लीड टू द वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और अगर इनके झगड़े जो है अगर वो ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इससे क्या हो सकता है, कंट्री का पार्टीशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ वो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो भी झगड़े थे उसके वजह से हुआ। तो इन द सेम वे यहाँ पे बेल्जियम और श्रीलंका में भी क्या हो सकता था, अगर इन्होंने पावर शेयर नहीं की तो इनके भी कंट्री के क्या हो जाते, टुकड़े हो जाते। इन श्रीलंका द सिनालिस कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी, और जो श्रीलंका में जो केस था, श्रीलंका में जो सिनालिस थे वो तो और ज्यादा मेजोरिटी एंजॉय करते हैं कंट्री में। ठीक है, अभी ये कंट्रीज जो है, ये कंट्रीज कैसा अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी श्रीलंका में पहले बात करते हैं, श्रीलंका जो है, श्रीलंका मेजोरिटिज्म कैसा प्ले करता है। श्रीलंका है, ये श्रीलंका में सिनालिस जो कम्युनिटी है वो ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, अभी इसमें मेजोरिटिज्म का कंसेप्ट समझते हैं। मेजोरिटिज्म मतलब ऐसा बिलीफ, एक ऐसी बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल, मतलब एक ऐसी सोच जिसमें एक कंट्री में अगर मेजोरिटी लोग जो भी है तो वो मेजोरिटी लोगों ने ही गवर्नमेंट बनाना चाहिए, मेजोरिटी लोगों ने ही रूल करना चाहिए और मेजोरिटी लोगों का ही सुना जाना चाहिए। ऐसा बिलीव इसको बोला जाता है मेजोरिटेरिज्म। A belief that a majority community should be able to rule a country in which way it wants, मतलब जो भी तरीके से उनको उनकी कंट्री चलाना है वो उनको चलाते आनी चाहिए। By the disregarding the wishes and needs of the minority, मतलब माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट है वो बिना सोचे बस जो मेजोरिटी वो अपने हिसाब से कंट्री चलाए, इसको क्या बोला जाता है, मेजोरिटेरिज्म बोला जाता है। When Sri Lanka emerged as an When Sri Lanka emerged as an independent country in 1948, the leaders of the Sinhalese community dominated the government by the virtue of majority. अभी जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिल जाता है 1948 में, श्रीलंका में डेमोक्रेसी सेटअप हो जाती है। डेमोक्रेसी सेटअप हो जाती है। अभी डेमोक्रेसी में रूल कैसा होता है, जिसके ज्यादा वोट होंगे उसकी क्या होगी, गवर्नमेंट होगी, जिसके ज्यादा वोट उसकी गवर्नमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, श्रीलंका में सिनालीज लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा है। अभी सिनालीज लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनका वोट बेस भी ज्यादा होगा, तो कौन सी पार्टी इलेक्ट होके आएगी, सिनालीज लोगों की इलेक्ट होके आएगी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी का। ठीक है, अभी श्रीलंका में क्या हो गया, श्रीलंका में जब ये इंडिपेंडेंस मिला, ये जो सिनालीज कम्युनिटी थी उन्होंने मेजोरिटेरियन अप्रोच अप्लाई किया। ये जो मेजोरिटेरियन अप्रोच है, मतलब जो सिनालीज कम्युनिटी है वो क्या करती है, पूरी जो पावर होती है वो खुद के पास रख लेती है। जो तमिल लोग होते हैं वो तमिल लोगों को कोई पावर शेयर नहीं करती। वो क्या अप्लाई करते हैं, मेजोरिटेरियन अप्रोच अप्लाई करते हैं। इन 1965 अभी श्रीलंका 1956 में क्या कर देता है, एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिनालीज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। वो एक एक्ट पास करते हैं जिससे कि बस एक सिनालीज जो लैंग्वेज है वो सिनालीज लैंग्वेज को क्या बनाया जाना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनना चाहिए। इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री, इंडिया का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इतने सारे लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करते हैं, नेशनल लैंग्वेज तो नहीं पर ऑफिशियल लैंग्वेज बस हिंदी इंग्लिश हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सिनालीज वेर गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन द गवर्नमेंट जॉब। अभी जो सिनालीज लोग थे उनको प्रेफरेंस मिलने लग गया किसमें, गवर्नमेंट जॉब्स में और यूनिवर्सिटी पोजीशंस में। मतलब तमिल लोग भी वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंडियन तमिल्स भी है, श्रीलंकन तमिल्स भी है, क्रिश्चियन भी है, पर ये लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही है क्या, नहीं, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही है बस सिनालीज कम्युनिटी को। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया गया है कि जो कौन से रिलीजन को ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, बुद्धिज्म को ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, और जो बाकी रिलीजन के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किए जा रहे हैं, ये चेंजेस क्या है, ये बस सिनालीज लोगों के ऊपर किए गए चेंजेस है, मतलब उनके लिए किए गए चेंजेस है। बाकी कम्युनिटी को अभी कैसा फील होगा, एलिनेटेड फील होगा। एलिनेटेड मतलब वो कंट्री का पार्ट है ही नहीं, ऐसा उनको फील होगा, क्योंकि उनके लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा है कंट्री में। जो सिनालीज गवर्नमेंट जो आ रहा है वो बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, बस सिनालीज कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अभी रिएक्शन ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स। अभी ये जो तमिल लोग थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, उन्होंने ये सब सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस हो रहे थे उसका क्या रिएक्शन दिया।
They felt that none of the major political party led by the Buddhist Sinhalese leaders was sensitive to the language and culture. उनको ऐसा लगने लग गया कि जो सिनालीज जो गवर्नमेंट है, सिनालीज लोगों ने जो अपनी गवर्नमेंट बनाई है, वो बाकी रिलीजियस के लिए ज्यादा सेंसिटिव नहीं, उनके राइट्स के लिए सेंसिटिव नहीं और उनके कल्चर को भी नहीं देख रहे. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights. उनको लगने लग गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो सारे लोगों को इक्वल राइट्स नहीं देता, वो राइट्स सबसे ज्यादा देता है सिनालीज कम्युनिटी को. एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स, और उनको डिस्क्रिमिनेट भी किया जा रहा है जॉब्स मिलने. गवर्नमेंट में तो सिनालीज लोगों को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है. श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स. अभी ये श्रीलंकन जो तमिल्स उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, उनकी खुद की पार्टीज बनाना चालू कर दिया और उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया. किसके अगेंस्ट में? सिनालीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट में. अभी उनके क्या क्या एम्स रहेंगे, किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो? पहले तो उनकी जो तमिल लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए. दूसरा है उनको रीजनल ऑटोनॉमी मिले. रीजनल ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? जहां पे श्रीलंकन तमिल्स लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, वो एरिया में जो लीडर होगा वो तमिल लीडर होना चाहिए, उनका खुद का गवर्नमेंट वहां पे होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज रीजनल ऑटोनॉमी. मतलब स्पेसिफिक रीजन जो है वहां पे तमिल लोग, जहां पे उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उनको वो जो जगह है वो चलाने के लिए मिलनी चाहिए, वहां पे गवर्नमेंट चलाने के लिए मिलना चाहिए. इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मतलब जितने भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, सब तमिल लोगों को भी इक्वली सिनालीज जैसे मिलने चाहिए. ठीक है, तो ये अभी प्रोटेस्ट उनका होना ही था, क्योंकि जो सिनालीज लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन उनके खुद के लिए बना लिया. एज अ रिजल्ट रिलेशन बिटवीन सिनालीज एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन. इसी की वजह से क्या होने लग गया, जो सिनालीज लोग हैं और तमिल लोग हैं, ये दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा शुरू हो गया, वायलेंट झगड़ा शुरू हो गया, मारा मारी पे आने लग गए लोग. बट देयर डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपोर्टेडली डिनाइड. पर फिर भी झगड़ा होने के बाद भी जो सिनालीज लोग थे उन्होंने उनको राइट नहीं दिया, उनके जो राइट्स थे उन्होंने डिनाई कर दिए. बाय 1987 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम. अभी लोगों ने पहले जो शुरुआती में प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, अभी उन्होंने नया प्रोटेस्ट शुरू कर दिया. उनको क्या चाहिए? अभी उनका खुद का अलग कंट्री चाहिए. ठीक है, नया तमिल इलम चाहिए, उनका खुद का एक स्टेट चाहिए. अगर उनको पहले के जो श्रीलंका जो कंट्री उसमें अगर राइट्स नहीं मिल रहे तो ऑब्वियसली वो खुद का एक नया स्टेट डिमांड करेंगे. द स्टेट मतलब कंट्री, यहाँ पे जो स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक कंट्री की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, बस एक स्टेट नहीं जो इंडिया में होते हैं. The distrust between the two communities turned into widespread conflict and ended with a civil war. अभी इनका जो झगड़ा था वो किस में कन्वर्ट हो गया? सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया. सिविल वॉर का क्या मतलब होता है? मतलब एक ही घर के लोग जब आपस में झगड़ा करते हैं उसको सिविल वॉर बोला जाता है. तो एक ही कंट्री के लोग जब आपस में झगड़ा करते हैं तो इसको क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे सिविल वॉर बोला जा रहा है. अभी इसका रिजल्ट क्या हुआ? सिविल वॉर की वजह से ये दोनों में जब सिनालीज और तमिल्स में जब झगड़ा शुरू हो गया तो इसमें 1000 से भी ज्यादा लोगों की क्या हो गई? डेथ हो गई. और बहुत सारे लोग क्या हो गए? रेफ्यूजीज बन गए, बेघर हो गए, कंट्री से भाग के दूसरी कंट्रीज में चले गए. Several loss to the social, cultural and economic life of the country. और ये सिविल वॉर की वजह से बहुत ज्यादा उनका कल्चरल डैमेज हुआ, उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची. ठीक है, वो और ज्यादा जो इकोनॉमी में जितना प्रोग्रेस कर रहे थे वो और क्या हो गए? और पीछे हो गए. अभी ये जो सिविल वॉर है ये कब खत्म होता है? 2009 में खत्म होता है. अभी सिविल वॉर जो होता है, ये सिविल वॉर एक ऑर्गेनाइजेशन, तमिल लोग जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं सिविल वॉर को चलाने के लिए. अभी इसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? इसी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है LTTE, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इलम. अभी LTTE जो है ये तमिल लोगों ने फॉर्म किया है, किसके लिए? उनके खुद के राइट्स के लिए. ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है. मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब मिलिट्री जो टैक्टिक्स है वो यूज करेंगे सिनालीज लोगों को मारने के लिए, उनको डोमिनेट करने के लिए. ठीक है, अभी पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो प्रोटेस्ट से उनका कोई हल नहीं निकल रहा था तो वो किस पे आ गए? वॉर पे उतर आ गए. तो अभी ये सिविल वॉर जो है ये क्या करता है? ये गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन होता है LTTE, तमिल लोगों का होता है, उनके राइट्स के लिए ये क्या करते हैं? फाइट करते हैं. इसको बोला जाता है लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इलम. ये LTTE के लीडर है प्रभाकरन जी. अब ये प्रभाकरन जी जो थे ये इंडिया का जो वीरप्पन था, बहुत बड़ा डाकू था, ये इनका बहुत बड़ा फैन था. अभी ये जो तमिल लोगों का जो प्रोटेस्ट है, ये LTTE का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ये लीडर्स थे. ये तब जब तक जिंदा थे ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा था, बहुत अच्छे से काम कर रहा था. पर इनकी डेथ के बाद ये जो पूरा मूवमेंट था तमिल लोगों का ये खत्म हो गया. और लास्ट में जो सिविल वॉर थे वो कौन जीते? सिनालीज जीत गए. ठीक है, LTTE को उन्होंने हराया और जो सिनालीज कम्युनिटी थी ये सिनालीज कम्युनिटी सिविल वॉर जीत गई. अकोमोडेशन इन बेल्जियम. अभी श्रीलंका का केस हम लोगों ने देख लिया कि कैसे जो श्रीलंकन लोग थे उन्होंने अपनी डिमांड्स रखे सामने, उनको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल लैंग्वेज उसको बनाना चाहिए. लास्ट में जो सिनालीज लोग थे उन्होंने सुना नहीं तो सिविल वॉर हो गया. सिविल वॉर की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई.
अभी बहुत सारे लोगों की डेथ होने के बाद भी जो सिनालीज लोग थे उन्होंने उनका जो राइट्स थे वो लोग तमिल लोगों को राइट्स नहीं दिए, और उसी की वजह से सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर के लास्ट में जीतता कौन है? सिनालीज जीत जाते। पर आज भी जो श्रीलंकन कंट्री है वो किसमें दिखती है आपको? आज भी श्रीलंकन कंट्री टर्मोइल में दिखती है, मतलब वहां पे जो इकोनॉमी है वो सही नहीं चल रही, क्योंकि लोगों में झगड़े बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी जो बेल्जियम है वो अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है? ठीक है, बेल्जियम जो है एक सक्सेसफुल एग्जांपल होने वाला है। जो श्रीलंका था वो फेलियर का एग्जांपल था, बेल्जियम अभी सक्सेसफुल का एग्जांपल कैसे बनेगा ये देखते हैं। द बेल्जियम लीडर टुक डिफरेंट पाथ। अभी जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल कल्चरल डिफरेंसेस। उन्होंने जो रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस थे उसको मान लिया कि हमारे कंट्री में अलग अलग कल्चर के लोग एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग एग्जिस्ट करते हैं, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया। Between 1970 and 1993 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर पास। अभी उन्होंने क्या किया? 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस किए। अभी क्या पॉजिटिव चेंजेस किए? पहला है कम्युनिटी गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया? पहले कम्युनिटी गवर्नमेंट बना। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? इलेक्टेड बाय बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज कम्युनिटी। मतलब जो भी अलग अलग लैंग्वेज के लोग एग्जिस्ट करते हैं, डच एग्जिस्ट करते हैं, फ्रेंच एग्जिस्ट करते हैं, जर्मन एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए अलग एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना। मतलब उनके स्पेसिफिक लैंग्वेज रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, उनके कम्युनिटी रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये गवर्नमेंट देखेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइब। अभी यहाँ पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो था वहां पे डच लोगों को और फ्रेंच लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। ठीक है, मतलब 50% सीट्स इनको और 50% सीट्स इनको, मतलब कोई झगड़ा ही नहीं बचा दोनों में। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अभी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी उन्होंने किसको दे दी? स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। ठीक है, और ये स्टेट गवर्नमेंट भी जो है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के दो रीजन्स अलग अलग है, दो रीजन्स के भी गवर्नमेंट अलग अलग काम करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पावर यहाँ पे मिल रहा है और वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी दोनों कम्युनिटीज को मिल रहा है। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसेल्स। अभी ब्रसेल्स जो कैपिटल था, ठीक है, जो कैपिटल था, यहाँ पे भी दोनों इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिए गए, मतलब 50% दोनों को, 50% डच, 50% क्या? फ्रेंच लोगों को। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन सारे कम्युनिटीज को मिल रहा है। अभी इसके वजह से झगड़े होंगे क्या? नहीं होंगे। ठीक है, अभी ये जो सक्सेसफुल एग्जांपल है, ये जो पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन है, ये भले ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलिसी है, बहुत ज्यादा चेंजेस उनको कॉन्स्टिट्यूशन में करने पड़ रहे हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ रहा है, ये सारा कॉम्प्लिकेटेड काम तो है, पर ये एक सक्सेसफुल काम बना। मतलब इसके वजह से जो बेल्जियम में जो झगड़े हो रहे थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, वो कॉन्फ्लिक्ट जीरो हो गए, क्योंकि लोगों को इक्वल राइट्स मिल रहा है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। और इसीलिए ये सक्सेसफुल एग्जांपल की वजह से ब्रसेल्स को यूरोपियन यूनियन का क्या बनाया जाता है? हेडक्वार्टर्स बनाया जाता है। ठीक है, What did we learn from the stories of Belgium and श्रीलंका? अभी श्रीलंका और बेल्जियम के कंट्री से क्या एक कंक्लूजन हम निकालते हैं? अब बेल्जियम श्रीलंका दोनों क्या है? डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। भले ही ये दोनों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पर इन्होंने जो अपना जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग तरीके से उन्होंने सॉल्व किया, और एक जो सोल्यूशन है वो एक सक्सेसफुल हो जाता है, दूसरा जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाता है? एक फेलियर का एग्जाम्पल हो जाता है। अभी जो बेल्जियम है, लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज। मतलब बेल्जियम के केस में हम लोगों को पता चलता है, ये कंक्लूजन पे आते हैं कि जब हम दूसरे कम्युनिटीज के रीजन के लिए, उनके कल्चर के लिए सेंसिटिव होते हैं, उनकी फीलिंग्स को अपन समझते हैं, तभी जो कंट्री है वो क्या होता है? सक्सेसफुल होता है, तभी हम अच्छी से साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड श्रीलंका के एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या किया? मेजोरिटीज्म का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई किया, और एट द एंड ऑफ द डे दोनों जो कम्युनिटीज है, सिनालीज और तमिल लोग, उनके दोनों में आज तक कितना झगड़ा देखने को मिलता है, कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है, और इसका जो रिजल्ट है वो उनके कंट्री के इकोनॉमी में देखने को मिलता है। आज भी जो श्रीलंका कंट्री वो बैंकरप्ट कंट्री है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि उसके कंट्री में जो लोग है वही खुश नहीं, वो कंट्रीज के लोगों में ही झगड़ा चल रहा है, और जब किसी भी कंट्री में लोगों में झगड़ा चल रहा होता है, वो कंट्री कभी प्रोग्रेस नहीं करती। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अभी जो पावर शेयरिंग है वो क्यों करना चाहिए? ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। पहला रीजन क्या है? पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। अभी जो पावर शेयरिंग है वो अच्छे रिजल्ट्स लेके आता है। कैसे रिजल्ट लेके आता है? हम लोगों ने बेल्जियम के केस में देखा, जो झगड़े थे फ्रेंच के लोगों के बीच में और डच के लोगों के बीच में, वो अपने आप सॉल्व हो गए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया। बट ऑन द अदर हैंड जो श्रीलंकन लोग थे, श्रीलंकन में सिनालीज लोगों ने पावर शेयर नहीं की, तो कैसे उन दोनों के बीच में झगड़े बढ़ने लग गए, और जो कंट्री थी और ज्यादा उनका जो कंडीशन था वो खराब होते गया। ठीक है, पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो पावर शेयरिंग होता है वो झगड़े कम कर देता है। पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ये जो पावर शेयरिंग है, ये कंट्री का जो पॉलिटिकल ऑर्डर होता है, जो सोशल ऑर्डर होता है, ठीक है, जो कंट्री गवर्नमेंट चल रही है, जो सोशल ऑर्डर जो अच्छे से चल रहा है, वो सोशल ऑर्डर अच्छे से कंटिन्यू रखता है।
Imposing the will of the majority community over the others may look like an attractive option, ठीक है, इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन द अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। मतलब अपनी कोई भी एक मेजोरिटी जो गवर्नमेंट होती है या मेजोरिटी लोग होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट जब किसी कम्युनिटी पे थोपते हैं, वो अच्छा तो लगता है फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए, पर लॉन्ग रन के लिए ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well। मतलब जो भी मेजोरिटी लोग माइनॉरिटी लोगों के साथ कर रहे हैं, जो भी उनको राइट्स नहीं दे रहे, एट द एंड ऑफ द डे वो किसको हार्म करता है, खुद मेजोरिटी को ही हार्म करता है। श्रीलंका का एग्जांपल देख लो, जो सिनालीज लोग थे, वो सिनालीज लोगों ने भले ही उनके खुद के इंटरेस्ट सामने रखे या खुद के इंटरेस्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया, पर एट द एंड ऑफ द डे सिविल वॉर में उनके भी लोग मरे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे उनकी जो इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स हो रहे वो उनको भी सफर करने पड़ रहे, ठीक है। मोर अभी सेकंड इंपॉर्टेंस है, एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अभी जो पावर शेयरिंग है ये डेमोक्रेसी का सोल है, ठीक है। अगर आप पावर शेयर नहीं करो, आपके घर में जितने भी लोग हैं, अगर घर के लोगों में इक्वल पावर नहीं है, तो वो घर किस काम का, वो डेमोक्रेसी किस काम की। अगर आपकी कंट्री में क्या नहीं है, पावर शेयरिंग नहीं है। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect, ठीक है। अभी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, डेमोक्रेटिक जो रूल होता है, इसमें जो पावर शेयरिंग होती है, ये कब अफेक्ट होती है, जो डेमोक्रेटिक अच्छा जो स्ट्रक्चर चल रहा था कब अफेक्ट होता है, जब किसी एक कम्युनिटी को ज्यादा पावर दी जाती है और दूसरे कम्युनिटी को कम पावर मिलती है, तब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। और लोगों के पास राइट है कि उनको कैसे गवर्न करना चाहिए, कंट्री कैसे रन होना चाहिए, ये लोगों को जानने का हक है, और ये लोगों को उसका चूज करने का हक है कि हमको कैसे गवर्न करना चाहिए, राइट। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। अभी एक legitimate government क्या होती है, एक legitimate government ऐसी होती है जहां पे लोगों को खुद वहां पे गवर्नमेंट में काम करने का मौका मिले, उनके जो सोच है, उनका जो सोचने का तरीका है, उनकी जो डिमांड्स है, वो गवर्नमेंट में उनके पूरे होने चाहिए, तभी जो गवर्नमेंट है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। अभी नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अभी पावर शेयरिंग हम लोगों ने देख लिया, अभी पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अभी पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं ये हम देखते हैं। पावर शेयरिंग में हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। अभी हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो स्लीपिंग लाइन होती है, वर्टिकल जो लाइन होती है वो स्टैंडिंग लाइन होती है, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल शेयरिंग है, वर्टिकल शेयरिंग है, फिर इसके बाद प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट है, और उसके बाद अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है। अभी एक एक को हम वन बाय वन देखते हैं। अभी पहला जो है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो है वो स्लीपिंग लाइन मैंने जैसे बताया। अभी स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तीन ऑर्गन्स में अपनी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहला ऑर्गन कौन सा है, पहला ऑर्गन है पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और लास्ट ऑर्गन है जुडिशरी, ठीक है। अभी ये तीन ऑर्गन है, इंडिया में जितनी भी पावर ये तीन ऑर्गन के पास है। अभी ये जो ऑर्गन से एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास कुछ पावर्स है, वो इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। लेजिस्लेचर है, मतलब इसमें लोकसभा राज्यसभा होते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब मोदी गवर्नमेंट है और उसका कैबिनेट है। जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ठीक है। ये इनका जो काम है ये इंडिपेंडेंटली करते हैं, ठीक है। इट अलाउड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। मतलब ये जो है ये तीनों को सेम लेवल पे रखा गया है, पर जो पावर है वो अलग अलग एंजॉय करते हैं। सच ए सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अभी ये सेपरेशन क्यों किया गया है कि कोई भी जो ऑर्गन है, किसी एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। मतलब कोई भी ऑर्गन अपने हिसाब से कंट्री रन नहीं कर सकता, और एक जो ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन पे क्या करता है, क्रॉस चेक करता है। अगर कोई दूसरा ऑर्गन कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है तो तीसरा ऑर्गन होता है वो क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन। और इसी की वजह से जो पावर है वो बैलेंस हो जाती है, कोई ज्यादा ओवर डोमिनेंट नहीं होता और या कोई ज्यादा कम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इवन दो मिनिस्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट असेंबलीज। मतलब भले ही जो एग्जीक्यूटिव मोदी गवर्नमेंट जो है ये अलग अलग एक्शंस ले रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं उनके डे टू डे एक्टिविटीज में, पर जो भी वो काम कर रहे हैं दे आर आंसरेबल इन लोकसभा हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये समझ में आ रहा है, मोदी जी कुछ भी काम कर रहे हैं तो उनको आंसर कहाँ करना पड़ता है, पार्लियामेंट में आंसर करना पड़ता है कि उन्होंने जो काम किया क्यों किया। सिमिलरली ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव है, मैंने जैसे बताया एग्जीक्यूटिव अभी स्टेट लेवल पे भी होते हैं और सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं। ये एग्जीक्यूटिव को कहाँ पे आंसरेबल होना पड़ता है, हाउस में। जो लेजिस्लेचर होता है वहां पे आंसरेबल उनको होना पड़ता है।
अभी नेक्स्ट है वर्टिकल। अभी वर्टिकल जो लाइन होता है ये स्टैंडिंग लाइन होता है। अभी इंडिया में 3 टायर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। 3 टायर स्ट्रक्चर मतलब जो पावर है ये 3 अलग अलग गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। पहला तो है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट। अभी ये जो 3 गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो मोदी जी है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला रहे हैं, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो एकनाथ शिंदे जी है, ये स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर है। लोकल गवर्नमेंट जो होता है उसका जो हेड होता है वो सरपंच होता है, ठीक है। अभी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ये तीनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो मोदी जी है वो एकनाथ शिंदे जी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट है वो सरपंच के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, लोकल गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। पावर इज शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। ये 3 टायर स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? 3 टायर स्ट्रक्चर बोला जाता है। अभी फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ये 3 टायर ऑफ स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। अभी नेक्स्ट है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। अभी कुछ रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, कुछ लिंग्विस्टिक्स ग्रुप होते हैं कंट्री में। वो क्या करते हैं? कंट्री पे प्रेशर, जो गवर्नमेंट होती है उस पर प्रेशर लाने का काम करते हैं, ठीक है। अभी इसमें एनजीओ भी हो सकते हैं। एनजीओ जो होते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जो एनजीओ मतलब अलग अलग पर्पस के लिए एनजीओ होते हैं। कुछ क्लाइमेट एनजीओ होती है, कुछ एनिमल्स एनजीओ होती है जो एनिमल प्रोटेक्शन का काम करती है। अब ये एनजीओ क्या करती है? ये गवर्नमेंट जो जैसे काम कर रहा है, गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रोजेक्ट ले लिया, वो प्रोजेक्ट में अगर क्लाइमेट के से रिलेटेड कुछ हार्म हो रहा है, ठीक है, माइनिंग एक्टिविटी ले ली जिससे जो क्लाइमेट है वो खतरे में आ सकता है, जो इंडिया का लैंडस्केप है वो खतरे में आ सकता है, तो ये एनजीओ होती है वो क्या करती है? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करती है, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने का काम करती है। और जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? फिर उसके हिसाब से काम करती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, अभी एक बेल्जियम में हम लोगों ने कम्युनिटी गवर्नमेंट देखा था। बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट था। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करता है? बेल्जियम में हम लोगों ने कम्युनिटी गवर्नमेंट देखा है। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करता है? जो कम्युनिटी के जो भी प्रॉब्लम्स है, कल्चर रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड, वो प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करने का काम करता है, ठीक है, गवर्नमेंट को बताता है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे भी अरेंजमेंट्स बनाए गए कि जो सीट्स होती है वो रिजर्व रखी जाती है वुमेन के लिए, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाती है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्रीज। अभी ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व होती है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, मतलब एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए। वहां से जो लीडर आएगा वो यही 3 जो क्लासेस है इससे बिलोंग करेगा, कास्ट से बिलोंग करेगा। दिस अरेंजमेंट गिव्स स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड। और इसी की वजह से ये जो बाकी के जो सोशल ग्रुप्स हैं उनको क्या मिलता है? उनको यहाँ पे एक राइट मिल जाता है रिप्रेजेंटेशन का, और उनको जो एलिनेटेड जो फीलिंग है वो नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो इससे ये कंट्री का क्या है? यूनिटी बरकरार रहती है। ये अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। Power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movement control the influences of those in power। जैसे मैंने बताया जो प्रोटेस्ट होते हैं कंट्री में, अलग अलग जो लोग होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो इसके ये प्रोटेस्ट करके वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने का काम करते हैं, जिससे जो गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो सोच समझ के ले। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजंस मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग द वेरियस कंटेंटर्स ऑफ पावर। और जो इंडिया में जो सिटीजंस है वो सिटीजंस के पास वोटिंग का अधिकार है, दे हैव द पावर ऑफ वोटिंग। तो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगा, अगर गवर्नमेंट ने ये प्रोटेस्ट के बाद भी अगर नहीं सुना तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो गवर्नमेंट को क्या किया जाता है? गिराया जाता है, उसको वोट नहीं किया जाता, ठीक है। अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसमें अभी एक कोएलिशन गवर्नमेंट देखने को मिल रहा है, कोएलिशन गवर्नमेंट। अभी 1947 में जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा डोमिनेंट हुआ करती थी, उनके ही जो गवर्नमेंट, उनके जो लीडर्स होते वो इलेक्ट होकर आते थे। बट 1990s के बाद से ये कोएलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। अभी किसी भी एक पार्टी को ज्यादा वोट, मेजोरिटी वोट्स नहीं मिलते, उनके ज्यादा जो एमएलए होते हैं वो चुन के नहीं आते, एमपीज होते हैं वो चुन के नहीं आते। तो इसकी वजह से क्या करना पड़ता है? जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको दूसरे पार्टी के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ती है और फिर अपनी सरकार बनानी पड़ती है। इसी को क्या बोला जाता है? कोएलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है। In contemporary democracies, competition among different parties ensure that power does not remain in one hand। अभी जैसे डेमोक्रेसीज में इंडिया की 1947 के बाद से जैसे कंपटीशन बढ़ते गया पॉलिटिक्स में भी, तो कंपटीशन की वजह से क्या होने लग गया? जो पावर है कंट्री चलाने का जो काम है, इलेक्शन जो को भी एक पार्टी के पास वो पावर नहीं होती, पार्टीज क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है।
in the long run power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनकी खुद की अलग आइडियोलॉजी होती है, वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की अगर लोकल पार्टी है तो महाराष्ट्र के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, तेलंगाना की कोई पार्टी है तो तेलंगाना के आइडियाज को, उनके जो राइट्स है उनको रिप्रेजेंट कर रही है. तो अलग अलग पार्टीज को जब पावर में आने का मौका मिलता है, उनको चांस मिलता है कंट्री चलाने का, तो वो क्या करते हैं, वो उसके हिसाब से कंट्री को चलाते हैं, अपने लोगों के भले के बारे में सोचते हैं, उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलाते हैं. ठीक है. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance. ठीक है. अभी बहुत बार कोलिशन गवर्नमेंट भी बनाया जाता है, बहुत बार अलायंसेस भी किया जाता है. मतलब इलेक्शन से पहले जो पार्टीज होती है वो क्या कर लेती है, फ्रेंडशिप कर लेती है कि चलो अपन साथ में आके फिर इलेक्शन लड़ते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, अलायंसेस बोला जाता है. अभी जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स है, ठीक है, अमंग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये लास्ट पॉइंट है, अमंग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स. जो पावर शेयरिंग है, ये पावर शेयरिंग में ये डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप भी आ जाता है. डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप मतलब ऐसे यूनियंस होते हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं. जैसे कि बिजनेसमैन है, उनका एक यूनियन हो सकता है. फिर उसके बाद जो वर्कर्स है उनका यूनियन हो सकता है. फार्मर्स जो है उनका यूनियन हो सकता है. अभी ये यूनियन से क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, ये एक प्रोटेस्ट करते हैं. अगर उनकी कुछ राइट्स उनको डिमांड करना है गवर्नमेंट से, तो वो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं और अपने राइट्स को सामने रखते हैं. तो इसको क्या बोला जाता है, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स बोला जाता है. दे ऑर्गेनाइज पॉपुलर स्ट्रगल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विच दे फील इज रॉन्ग एंड पुट अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन. और वो क्या करता है, अगर गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट में, फैक्ट्री वर्कर्स के अगेंस्ट में कोई लॉ बना लिया, ठीक है, तो वो लॉ के अगेंस्ट में वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन चेंज कर दे और अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं एट द एंड ऑफ द डे. Pressure groups, group of the people who are organized actively for promotion and defending the common interest. ठीक है. That's all for the today's lecture. If you people have any doubt, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. ठीक है. Next lecture में मिलते हैं. Bye bye.